ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? अगर हम किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जैसे हम कोई बैटरी लगा देते हैं या सेल के थ्रू किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, वोल्टेज और वर्सेस करंट के ग्राफ की बात करते हैं, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट अपना बढ़ता रहता है। ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। जैसे हमने पढ़ा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, मतलब कि करंट अगर बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ता है। तो इसमें हम ओम्स लॉ में देखते हैं V इक्वल टू आई आर। तो आर क्या होता है, आर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेली लाइफ में। तो आर जितना बढ़ता है उतना करंट की वैल्यू कम होती जाती है, और आर जितना कम होता है उतनी करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हमारी डेली लाइफ में ही यूज होता है रेगुलेटर, हमारे पंखे के रेगुलेटर में यूज होता है, जिसमें 1 से 5 तक उसमें काउंटिंग होती है। अगर हम 1 नंबर पर पंखा चलाते हैं तो उसकी जो स्लो स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है। और सेम यूज होता है इसका हमारे प्रेस या हीटर में। तो वहाँ पर ये जितना हम करंट देते हैं उतना वो हीट होता जाता है। हमारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तो इससे हम कैसे फाइंड करते हैं अपने टोटल रेजिस्टेंस के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एंड टू एंड। जब भी हमारा कोई भी रेजिस्टर स्टार्टिंग होता है फिर एंड होता है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे स्टार्ट होता है। तो इसी तरह हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड होते हैं। अब इसे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास RTH इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉटेड डॉटेड। ठीक है। इसी तरह कॉन्टिन्यूस चलते जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी 3 रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं 10, 20 और 30 ओम की। तो अगर हमें हमें इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो 10 प्लस 20 प्लस 30। तो इसी तरह हमें थ्री थ्री का नहीं, अगर हमारे पास 10, 20, 25 अगर ऐसी सीरीज में कनेक्टेड है तो हम इन्हें कंटिन्यूस ऐड करते जाते हैं, और इसे हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब हमारी कोई भी रेजिस्टेंस का एंड और स्टार्टिंग पॉइंट एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के एंड और स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/RTH इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉटेड। तो मीन्स इसी तरह हमारे कंट्रीज ऐड होते जाएंगे बट रेसिप्रोकल में। तो अगर हमारे पास कोई भी 3 रेजिस्टेंस होते हैं, अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इसी तरह हम इन्हें ऐड करते जाएंगे। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी रेजिस्टेंस के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके साथ वो कोलाइड करते हैं। तो जितने वो कोलाइड्स करेंगे उन चीज़ों को, तो वहाँ पर क्या होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा, मतलब उनके एटम्स के अंदर क्या होगा, एक मोमेंटम आएगा। और जब भी किसी एटम्स के अंदर कोई मोमेंटम आता है तो वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं कैनेटिक एनर्जी। और यही कैनेटिक एनर्जी होती है जो वहाँ पर हीट को प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरह हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू I²RT। मतलब जो हीट है वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पर। और करंट में क्या है, चार्जेस अपॉन टाइम। और उस चार्जेस की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं जो फ्लो हो रहे हैं, वहाँ उसी वजह से हमारी कैनेटिक एनर्जी आ रही है। आर जो कि रेजिस्टेंस के अंदर जा रहा है, और टाइम, टाइम पे डिपेंड करती है क्या, हीटिंग इफेक्ट। और यही जो रिलेशन होता है हीटिंग इफेक्ट का I²RT, इसे ही हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमें पता है जो पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मतलब जितना भी वर्क हम कर रहे हैं उसे करने में कितना टाइम लगता है उसे हम पावर कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो यहाँ पर हमारा रिलेशन होगा बेसिक टर्म, जैसे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के थ्रू। तो जैसे हमें पता है कि अगर कोई हमारा चार्ज जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो उसे भी करने में कुछ वर्क लगता है। या अगर कोई क्वांटिटी ऑफ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो उसे भी करने में कुछ टाइम लगता है। तो इसी से रिलेशन बना है हमारा पावर का। तो पावर इक्वल टू जो होता है वो होता है VI, यानी कि वोल्टेज इनटू करंट। अब जैसा हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR, तो अगर हम यहाँ पर V की जगह IR रख देते हैं तो पावर का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है P इक्वल टू I²R। और अगर हम यहाँ पर I की जगह V/R रख देते हैं तो पावर का तीसरा फॉर्मूला बन जाता है V²/R। तो हम यहाँ पर 3 पावर के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जो जो चीज हमें दे रखी है उसी हिसाब से हम पावर के फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये है कैपेसिटर, जिसे आमतौर पर इसे कंडेंसर कहते हैं। आपने इसे अपने घर के पंखों में लगा देखा होगा। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एक टैंक की तरह काम करता है। यानी जब कैपेसिटर पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये अपने अंदर चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और जब वोल्टेज का सप्लाई रुक जाता है या वोल्टेज लेवल कम होता है तो ये चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है। कैपेसिटर का उपयोग हम घरों में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन और कम ज्यादा को स्मूथ रखने के लिए करते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए आप देखिए, इस पाइप से बह रहा पानी इस टैंक को भर रहा है, लेकिन जब हम वाल्व बंद करते हैं तो इसके बावजूद हमें अभी भी थोड़े समय के लिए नीचे टैंक से पानी का प्रवाह मिलता है। कैपेसिटर भी यही कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें छोड़ देती है। लेकिन अगर कैपेसिटर को उसकी क्षमता से अधिक वोल्टेज मिला तो वो
देखिए साइंस आपके दिमाग को किस तरह से पागल बना सकता है। जब एक स्ट्रेट लाइन पर किसी बॉल को आगे और पीछे चलाया जाता है और ऐसी कई सारी लाइन को जब एक ही बिंदु से गुजारा जाता है और हर एक लाइन पर एक एक बॉल को आगे और पीछे चलाया जाता है, तो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है मानो पूरा बॉल सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो। लेकिन आपको बता दूं कि बॉल एक ही लाइन पर आगे पीछे चल रही है और ये एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। ऐसी और वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें।